हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 है। क्लास जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए चल रही है प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 की दो वीडियो बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो आज शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 1.2। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 में सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है रिक्त समुच्चय। अब देखो रिक्त समुच्चय क्या होता है, सुनो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। अब जैसे कैसे, अब सुनो उदाहरण बता रहा हूं मैं। मान लिया जाए मैंने कह दिया बालिका स्कूल में, जो बालिकाओं का स्कूल होता है, बालिकाओं का विद्यालय होता है, उसमें बालकों की संख्या कह दूंगा, तो इसका मतलब क्या कोई होगा? कोई नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, क्या लिखोगे? ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही नहीं होता है, कोई भी अवयव नहीं होता है, कोई भी अवयव नहीं होता है, नहीं होता, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय, समुच्चय कहलाता है। अब रिक्त समुच्चय को क्या लिखते हैं? इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट मतलब कोई है ही नहीं। अब जैसे मैंने कह दिया भैया, क्या जैसे लिखो आप, क्या बालिकाओं के विद्यालय में, बालिकाओं के विद्यालय में बालकों की संख्या, अरे बालिकाओं का विद्यालय है, उसमें कोई बालक तो होगा नहीं, तो इसका मतलब वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है? क्लियर? सबसे पहली बात लिखना, जैसे बालिकाओं के विद्यालय में बालकों की संख्या, बालकों की संख्या। आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे से कमेंट करें, आ रही है तो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो जैसे बालिकाओं के विद्यालय में बालिकाओं की संख्या, जो रिक्त समुच्चय होता है ना, इसको प्रदर्शित करते हैं फाई से। रिक्त समुच्चय को देखो, रिक्त समुच्चय को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिक्त समुच्चय को इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्त समुच्चय को फाई से, अब देखो ये फाई का ये जीरो पर ऐसा, हाँ पूरा ऐसा है, फाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ना? बहुत अच्छा स्टूडेंट्स। अब देखो अगर हम फाई से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई रिक्त समुच्चय है, कहीं पर कोई इम्पटी सेट आ गया तो वहां पर कोई क्या लिखूंगा? मैं फाई लिखूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि समुच्चय ऐसा होता है ना, समुच्चय में तो ऐसा नहीं है, खाली फाई। आई नहीं बात समझ में? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? किसी भी समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं? a बराबर 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना। अगर मान ले जाए a मेरे पास रिक्त समुच्चय है तो इसको मैं a ऐसा नहीं लिखूंगा भैया, कैसा लिखूंगा? खाली, ये ऐसा नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? a बराबर क्या लिख दूंगा? 5। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? क्योंकि समुच्चय को तो हम क्या मझले कोष्टक में लिखते हैं कि नहीं, परंतु भैया 5 में तो कोई अवयव नहीं है, तो 5 को लिखने का तरीका सिर्फ ये होता है, जबकि ऐसा ब्रैकेट नहीं होता है। सबसे पहली बात आई नहीं समझ में? चलो फिर, अब अगर इतना समझ में आ गया है तो स्टूडेंट्स इतना आप नोट कीजिए, फिर शुरू करते हैं। अब है अगला लिखिए। फिर लिख दिया इम्प्टी सेट का मतलब समझ में, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब दूसरी चीज आती है फिर भैया आपके पास, अब दूसरी चीज आती है। देखो एक तो आता है, तो स्टूडेंट्स अब आता है, एक तो आता है परिमित समुच्चय, समुच्चय। और देखो समुच्चय में ना आपने हर डेफिनेशन को याद कर लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना है, बहुत अच्छी तरीके से। अगर समझोगे तभी जाकर के हमारे क्वेश्चन बनेंगे। परिमित को बोलते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश हिंदी दोनों में बराबर आना चाहिए, ठीक है ना इसको, क्योंकि मैं कहीं कहीं पर कोई इंग्लिश यूज कर दूंगा। फाइनाइट सेट, नंबर 1 फाइनाइट सेट। सबसे पहली चीज है क्या? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। अब देखो ऐसा समुच्चय, अब सुनना फिर भैया, परिमित फाइनाइट है। परिमित का मतलब ना ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे अवयव कितने होंगे? जैसे 5 अवयव हैं, 6 अवयव हैं, मतलब जिन अवयवों की हम गणना कर सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। लिखिए परिमित समुच्चय में अब जहां ऐसा समुच्चय, ऐसा
समुच्चय समुच्चय जिसमें हम अवयवों की गणना कर सकते हैं। अब देखो, गणना कर सकते हैं। अब जैसे जैसे तुम आगे को जाओगे ना, फिर डेफिनेशन बदलने लग जाती हैं। हाँ, कर सकते हैं, ठीक है ना। और अभी तुमने जो तुम्हारा 11th है उस हिसाब से समझना है। जो काउंटेबल सेट होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं इंग्लिश में? क्या? जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जो काउंटेबल सेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? फाइनाइट सेट। आई नहीं बात समझ में? मतलब जिसमें निश्चित संख्याओं की, जिसमें ऐसा समझिए जिसमें हम अवयवों की गणना कर सकते हैं, या फिर क्या, जिसमें निश्चित संख्या तक का अवयव हो, जिसमें क्या निश्चित संख्या तक अवयव हो, जैसे 5 है, 6 है, 100 है, 200 है। अब उदाहरण के लिए मैंने कह दिया भैया, अब क्या n बराबर एक सेट ले लिया मैंने, n बराबर कह दिया पहले 100 पूर्णांक, पहले 100 पूर्णांक क्या गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? ये है परिमित समुच्चय। अब देखो मैंने कह दिया n बराबर एक, ऐसा भी कह सकते हैं s बराबर हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या, हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या, हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या तो हम गिन सकते हैं, या तो कितनी होगी? 100 होगी, 200 होगी, 1000 होगी, कितना तक का होना ही है, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में? अब तीसरा है, एक हम ऐसे भी बोल सकते हैं a बराबर पूरी दुनिया में सभी इंसानों की संख्या। अब देखो, सभी इंसानों की संख्या का समुच्चय बनाओ। अगर पूरी दुनिया में सभी इंसानों का समुच्चय बनाओगे तो कहीं ना कहीं जाकर के तो कोई ना कोई एक पूर्णांक, एक नेचुरल नंबर आएगा, प्राकृतिक संख्या आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 आधा 2, ऐसे तो नहीं करेंगे। इंसानों को गिनेंगे तो 1 2 3 4 ही करेंगे। तो अगर तुमने कह दिया पूरी दुनिया में इंसानों की संख्या, तो वो भी क्या होगी? कोई ना कोई एक नंबर आने वाला है, सीमित होने वाले हैं। या तो 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 100 करोड़ होंगे, 1000 करोड़ होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम नहीं गिन सकते हैं, गिन तो सकते हैं ना इंसानों को। तो इसका मतलब वो भी क्या है आपके पास? परिमित है, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपने परिमित समुच्चय भी नोट कर लिया होगा। अब सुनो, अब सुनो, मैंने एक चीज कह दिया। देखो मान लिया जाए ना, मैंने कह दिया, देखो ध्यान से देखना, n बराबर कह दिया मैंने सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मैंने क्या कहा? सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? 1 2 3 4 चलते चलते तुम वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। सभी प्राकृत संख्या, लाख, करोड़, अरब, 10 खरब, पदम, अदम, अला, पला, पता नहीं क्या क्या, तुम जितना चाहो उतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो इस टाइप का ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो इस टाइप क्या, जिसमें क्या अपरिमित आता है, किसको बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट, जो नॉन काउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। बहुत सारे हो गए जिसमें पदों की निश्चित संख्या नहीं होती है, जिसमें अवयवों की निश्चित संख्या नहीं होती। आई नहीं बात समझ में? जिसमें निश्चित नहीं होती 100 भी हो। अब देखो क्या, जैसे n हो गया, ऐसे क्या देखो, क्या मेरे पास z हो सकता है? सभी पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक भी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, सब n हो सकता है। जैसे ये, अब इसको लिखने का तरीका होता है n का क्या होता है भैया? 1 2 3 चलते चलते, क्लियर है ना। अब क्या हो सकता है फिर मेरे पास? r हो सकता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या हो सकता है भैया? क्या होते हैं वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो सब वास्तविक संख्याओं तो सभी नंबर आ गए ना मेरे पास। मैंने बताया भी था फर्स्ट वीडियो में, जिस नंबर का स्क्वायर करते हो अगर वो धन आता है तो वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? आई नहीं बात समझ में? ये भी ठीक हो गया। परिमित अपरिमित के बारे में क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो नीचे लाइक करें, कमेंट कर दीजिए, हमको देखने के लिए सही रहता है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं तो और अच्छी तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पक्का हो गया ना? चलो फिर आगे बढ़ चलो भैया, हो गया ठीक। चलो आगे बढ़ चलता हूं मैं। अब सुनो, फिर अब आता है बहुत ही अच्छा सा समुच्चय जिसको बोलते हैं समान समुच्चय। क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब होता है इक्वल सेट। और इंग्लिश में जरूर लिखना इक्वल सेट। देखो दो समुच्चय समान तब कहलाएंगे जब उनमें, जैसे मान लिया जाए a बराबर है मेरे पास, क्या है? a
बी सी डी। बी बराबर है मेरे पास क्या है, बी सी ए डी। ये देखो किसी समुच्चय में अगर मान लिया जाए मैंने ना ए को आगे पीछे लिख दिया, बी को पीछे इधर उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं? सबसे पहले मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो यहाँ ए को तुमने आगे पीछे लिख दिया, इधर उधर लिख दिया, जैसे ए को मैंने यहाँ लिखा, सी को यहाँ लिखा, बी को यहाँ लिखा, डी को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। और नंबर एक चीज, मतलब हम अवयवों को आगे पीछे लिख सकते हैं, किसी भी समुच्चय में हम अवयवों को आगे पीछे लिख सकते हैं। और देखो अवयवों को ना हम ना देखो दो बार भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ए, बी, सी, डी, ई ऐसे भी लिख सकता हूं। आई नहीं बात समझ में? मतलब दो करके भी लिख सकते हैं, ठीक। परंतु ना ये जो होता है ना, ये सुव्यवस्थित नहीं होता है। सुव्यवस्थित क्या होते हैं, जहां एक अवयव को एक बार लिखा गया होगा। आई नहीं बात समझ में? अभी तुम धीरे धीरे जब अच्छे से तुम ये छोटी छोटी डेफिनेशन है ना, जब हम बीएससी में पढ़ाते हैं तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत यूज होती हैं। आई नहीं बात समझ में? देखो मैंने क्या कहा ना, अवयवों को तुम इधर उधर लिख सकते हो, कोई भी अवयवों को इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी अवयव को तुम 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो। परंतु ये जो हो गया ये सुव्यवस्थित नहीं हुआ। सुव्यवस्थित कब होगा, जब एक अवयव सिर्फ और सिर्फ कितनी बार लिखा गया हो, एक बार लिखा हो गया। आई नहीं बात समझ में? समान अवयव में क्या होगा भैया, तो अभी देखो ये ए और बी एक जैसे हैं, हाँ एक जैसे हैं। क्यों? ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, डी यहाँ भी, डी यहाँ भी है। क्या मेरे पास बी और सी एक जैसे हैं? देखते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, डी है, समान तो हैं, परंतु क्या ये सुव्यवस्थित नहीं है, बस हो गया। आई नहीं बात समझ में? तो दो अवयव समान तो कब होंगे, जब उनमें होने वाले अवयव एक जैसे होंगे। आई नहीं बात समझ में? ये कोई लिखाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही ईजी सा है। चलो अब स्टूडेंट्स आप इसी में हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो लिखना शुरू करेंगे फिर स्टूडेंट से। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, चलो फिर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, मैं प्रश्नावली बताऊंगा आपको, आप तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1.2 हम शुरू करने वाले हैं। फिर देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा रिक्त समुच्चय है मुझे बताना है। पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब सबसे पहले तो आपको विषम प्राकृत संख्या लिखनी है। विषम प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 3, 5। विषम प्राकृत संख्या ना, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो कितनी होती है? फिर 9। क्यों? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, विषम प्राकृत संख्या चलते चलते। अब देखो विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आप बताओ, कमेंट करो, परिमित है या अपरिमित? कमेंट कर देना। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय परिमित फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, कमेंट करना नीचे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब सुनिए, फिर अब सुनो, अब क्या कह रहा है मेरे से, 2 से भाज्य। अब सुनो, 2 से भाग किस इसका 2 से भाज्य का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का भाग मैंने 2 में दिया, तो 4 जो है वो 2 की भाजक है। मतलब जो 4 है वो 2 से क्या है, मतलब 4 का भाग 2 में पूरी, 2 का भाग 4 में पूरी बार जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, 4 2 की क्या है, भाजक है। आई नहीं बात समझ में? तो 4 भाज्य संख्या है 2 की, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सुनो फिर, क्या इसमें 2 का पूरी भाग जाएगा? नहीं जाएगा, भाजक नहीं होगी। क्या ये भी 3 होगी, भाजक नहीं होगी। ऐसे 5 होगी, हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। आई नहीं बात समझ में? तो इसका मतलब जो पहला आया मेरे पास, जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो पहला आया है, ए बराबर क्या आया मेरे पास, 5 आया। आई नहीं बात समझ में? रिक्त समुच्चय आया है। क्लियर है ना बात? अब सुनो फिर दूसरी चीज, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है ना। देखो पहली जो एक्सरसाइज है आपके पास, जो पहली चैप्टर है, इसमें आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है विविध प्रश्नावली, मिसलिनियस। उसका मतलब होता है कि 1.1 से लेके 1.6 के सभी क्वेश्चनों का निचोड़ है वहां पर को, ठीक है ना। चलो जैसे आपके अंत में पढ़ते थे ऐच्छिक हुआ करती थी, यहाँ ऐच्छिक वहाँ आपके लिए जरूरी नहीं थी, पर यहाँ तो बहुत जरूरी है, बिना इसके तो कुछ है ही नहीं। अब सुनो फिर, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याएं। अब देखो सबसे पहले तो क्या है, सम अभाज्य संख्याएं। सम अभाज्य संख्याएं तुमको पता होनी चाहिए, पहले तो अभाज्य संख्याएं तुमको पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, लिखना, नोट करना। अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2। मतलब ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ना, इसको हम सेट, इस सेट को लिखते हैं पी से, कैपिटल पी से। पी का मतलब क्या होता है ना, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाए, बस हो गया। 1 नहीं, हाँ 2 से शुरू होती है, आई नहीं बात समझ में? जिसमें स्वयं का और सिर्फ किसमें 1 का भाग जाए, बस हो गया, उसे अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और फिर क्या हो गया आपके पास, 9 तो नहीं, फिर 11 हो गया, फिर ऐसे ही 13 हो गया, फिर ऐसे ही 17 हो गया, ऐसे चलते चलते। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? अब मेरे से क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं कितनी दिखी फिर तुमको? एक तो ये 2 ही दिख गई कि नहीं दिख गई? और तो कुछ होती नहीं है, सिर्फ 2 होती है। सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? b बराबर मुझे क्या मिला? 2 मिला। क्या ये मेरे पास रिक्त समुच्चय है? नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया, इसको नोट करते रहिए, बिल्कुल एक एक चीज़ों को अच्छे से नोट कीजिए। अब आपके पास मिटा दूँ स्टूडेंट्स, मिटा दूँ, बिल्कुल कमेंट करते रहिए स्टूडेंट्स, जो मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। तीसरा, ठीक है ना? अब देखो तीसरा क्या है, अब सुनो फिर। तीसरा c बराबर मुझे दिया गया है। देखो ये किस रूप में दिया गया है? ये मुझे समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है। इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण। जहां ऐसा लिखा होगा x सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार से। कौन इस प्रकार से? यह x जो है किस प्रकार से? इस प्रकार से है। x एक क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। पर जो ये x है वो क्या है? 5 से तो छोटा है, और मेरे साथ क्या कह रहा है? साथ, हाँ 5 से छोटा भी होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? साथ x जो है बड़ा है किससे? 7 से। आई नहीं बात समझ में? क्या कह रहा है एक बार और ध्यान से देखो x एक प्राकृतिक संख्या है, x 5 से छोटी भी होनी चाहिए और साथ में 7 से बड़ी भी होनी चाहिए। क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 7 से तो बड़ी हो? ये देखो ये x छोटा है, ये ऐसे कमर लग जाती है तो छोटा है। x इधर x की ओर, जो x की ओर को मुंह खुला है ना, तो x बड़ा है। हाँ x की ओर को कमर लग गई ना, तो x क्या है? छोटा है। आई नहीं बात समझ में? x की ओर को कमर लग गई तो x छोटा है, x की ओर को मुंह खुल गया तो x क्या है? बड़ा है। खुद सोचो स्टूडेंट्स, क्या कोई संख्या ऐसी हो सकती है क्या जो 5 से तो छोटी हो? 5 से छोटी का मतलब क्या हो गया? एक प्राकृतिक संख्या, 2 3 4 हुई नहीं, और साथ में क्या x क्या 7 से बड़ी हो? 7 से बड़ी होने का मतलब क्या? 8 9 10। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, x दोनों चीजें होनी चाहिए, 5 से छोटी भी होनी चाहिए, 7 से बड़ी भी होनी चाहिए। क्या कोई ऐसी संख्या हो रही है क्या जो 5 से भी छोटी हो और 7 से भी बड़ी हो रही है? खुद सोचो, नहीं हो रही है। या तो क्या है 5 से छोटी है या फिर 7 से बड़ी है। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि दोनों चीजें हो जा रही हैं, 5 से छोटी भी हो जा रही है और 7 से बड़ी, ऐसा तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब जो ये C आया वो क्या आया आपके पास मेरे बच्चों? अब देखो मैंने ऐसा लिख दिया, 5 ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ ऐसा। ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है? नीचे कमेंट कर दीजिए अगर स्टूडेंट्स ये समझ में आया है तो। बहुत बढ़िया, चलो फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं ये सब मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स। अब है अगला, ध्यान से देखते हैं, और ये है चौथा है आपके पास y, d लिखते हैं इसको, हाँ d बराबर y। अब देखो y सच दैट, y किस प्रकार का है? y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का देखो उभयनिष्ठ को बोलते हैं रेखाओं का कॉमन पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक जैसा। उभयनिष्ठ मतलब एक जैसा, कॉमन, हाँ याद रखना। क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ को? एक जैसा, कॉमन रेखाओं का COMMON कॉमन पॉइंट है। अब सुनो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। y किस प्रकार के हैं? y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का कॉमन पॉइंट है। देखो 1 2 समांतर रेखाएं ये हैं, इसके देखो ऐसा हो सकता है क्या कि भैया यह कोई सा भी पॉइंट ऐसा हो जो इसमें भी हो सकता है? सोचो जरा, नहीं हो सकता। क्यों? पॉइंट या तो इसी रेखा में होगा या फिर इसी रेखा में होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन दोनों में हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब जो आपको D मिला, D भी क्या मिला?
5 मिला और डी भी आपको क्या मिला, रिक्त समुच्चय मिला। क्लियर है ना। चलो फिर अब इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये अब मैं ऐसे समझा दे रहा हूं आपको। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित का मतलब फाइनाइट, जिन्हें हम गिन सकते हैं। अपरिमित का मतलब इनफाइनाइट, जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय, गिन सकते हैं क्या? हाँ गिन सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये क्या है, परिमित है। आई नहीं बात समझ में। दूसरा, अब देखो दूसरा क्या लिखा है हमारे पास। दूसरे का दूसरा क्या है, दूसरे का दूसरा, बिल्कुल ध्यान से सुनो। दूसरे का दूसरा क्या है, देखो दूसरा है हमारे पास, ये देखो ऐसा लिखा है 1 2 3, आगे को चलते चलते है, चलते रहेगा बल। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते रहेगा बल। तो इसका मतलब क्या ये है, चलते चलते पता नहीं कहाँ। तो ये क्या, ये परिमित है या अपरिमित है? अपरिमित है। आई नहीं बात समझ में। क्यों, चलते चलते है ना, कोई फिक्स नहीं है, रोक नहीं दिया है। अब जैसे ये देखो, ये इसके बाद तीसरा आता है। तीसरा है तो क्या कहता है, 1 2 3 100 तक का। अब देखो ये सोचो जरा क्या है, कमेंट करो इसको, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने बहुत अच्छा आंसर बताया है इसका। ये है परिमित है, क्या है, फाइनाइट है। क्यों, इसमें कुछ नंबर है ना, 100 तक का तो है। आई नहीं बात समझ में। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। अब है आपके पास चौथा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक है। सुनो फिर, 100 से बड़े धन पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांक कह रहा है तो इसका मतलब 101 102 103 चलते चलते। आई नहीं बात समझ। पता नहीं कितने जो चलते चलते। क्लियर, पता नहीं कितने जो चलते चलते। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अपरिमित। ठीक हो गया ना। अगला मेरे पास क्या कह रहा है, अब देखो पांचवा कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य संख्याएं मैंने अभी अभी बताई थी, कहां से शुरू होती हैं, 2 से। 2 से, ठीक है ना। माइनस वाली अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 से ही शुरू होती है अभाज्य संख्या। 2 3 5 7, 99 से छोटे। अरे 99 से छोटे क्या हो सकता, क्या पता 97 हो, कुछ ना कुछ तो फिक्स होगा। आई नहीं बात समझ में। क्या पता 96 हो, क्या पता 95 हो, क्या पता 94 हो, क्या पता 93 हो, क्या पता 91 हो, पता तो है नहीं अभी। तो इसलिए फिक्स होना है उनको। ऐसा तो है नहीं कि 1 से 100 के बीच में बहुत सारे अभाज्य संख्या पता ही, वो तो अभाज्य पूर्णांक है, वो तो फिक्स है। ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा आपके पास स्टूडेंट्स, ये भी होगा परिमित। आई नहीं बात समझ में। क्लियर है, ठीक है ना, पक्का क्लियर है। ठीक, चलो फिर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ही, क्वेश्चन नंबर क्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्या बताना, अपनी किताबें खोल, अब अगर आप वीडियो देख लें तो अपनी किताबें बिल्कुल खोल के रखिए। निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो देखो पहला क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं। ये क्या होता है मेरे पास, एक्स अक्ष। ये क्या होता है, वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष होता है ना, ये एक्स डैश, और ये क्या होता है, वाई डैश। एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं, ये पता नहीं कितनी जो बना सकता हूं। आई नहीं बात समझ में। तो ये क्या होगा फिर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर कैसी रेखाएं होंगी, अपरिमित होंगी। पता ही नहीं है कितनी जो होने वाली है। आई नहीं बात समझ में। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा, बताओ स्टूडेंट्स कमेंट करके। परिमित होगा, फिक्स है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं 27 ही तो होते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब सुनो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज का मतलब क्या होगा, जो 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 के गुणज का मतलब जो 5 के पहाड़े में आते हैं। जैसे ये 5 10 15 20 25 पता नहीं कितने। आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपरिमित होगा। क्लियर है ना। चलो अगला, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कितने,
भैया अगर आप जानवर को गिनोगे तो कुछ ना कुछ तो फिक्स होंगे, या तो 1 लाख होंगे, या 1 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 100 करोड़, कुछ ना कुछ होंगे। जैसे हम भारत में 135 करोड़ रहते हैं, हम भी तो एक प्रकार के इंसान भी तो एक प्रकार का जानवर है कि नहीं है? क्यों इतना जानवरगिरी कर रखी है, तभी तो ये कोरोना आ रखा है, नहीं तो ये कोरोना ही नहीं आता। ठीक है ना, आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स? तो इसलिए अपने कभी भी अपने घरों से अगर आप निकलते हो, कहीं बाहर जाते हो, तो सबसे जरूरी है कि कहीं भी कूड़ा करकट नहीं करना है। अगर आप कुछ टॉफी बिस्कुट खाते हो तो उसको जेब में रखना है, ठीक है ना, जेब में रखना है। कहीं आपको कूड़ादान मिलता है तो वहाँ पर उसको फेंकना है। अपना एक सभ्य इंसान होने का परिचय हमने देना है स्टूडेंट्स। इसी खुशी में वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे एक कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अगला आपके पास क्या है, पृथ्वी में रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय होगा वो फिक्स होने वाला है, बहुत होने का, या तो 10 करोड़ 100 करोड़, तो ये भी क्या होगा, परिमित होगा। आई नहीं बात समझ में? अगला है तीसरे का लास्ट, और तीसरे का लास्ट कह रहा है मूल बिंदु 0,0 से, अब देखो मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। ये आपके लिए कमेंट करो, वृत्तों की संख्या सुनना, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों की संख्या। मूल बिंदु क्या है आपके पास, 0,0, इससे जाने वाले वृत्त, एक वृत्त ये गया, 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 क्या हो जाएंगे फिर आपके पास? नीचे कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं, हो सकते नहीं, फिक्स तो है नहीं कुछ। चलिए ये भी हमने मिटा दिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम भी हो गया बहुत, हमने पढ़ दिया है, 3 क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक हो गया रेस्ट, चलो फिर अब आ जाओ फिर तीसरे क्वेश्चन नंबर, चौथे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। मुझे क्या बताना है, a बराबर b है अथवा नहीं। पहला सुनो, फिर पहला क्या कह रहा है, देखो a बराबर क्या कह रहा है हमारे पास, पहला है a बराबर a b c d, और b बराबर क्या है हमारे पास, b बराबर क्या है, d c b a। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है। तो ए बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी है। आई नहीं बात समझ में? क्लियर, बहुत अच्छा। दूसरा, ठीक है ना, आप नोट करते रहिए, आराम से नोट कीजिए स्टूडेंट्स। दूसरा है आपके पास a बराबर आपके पास क्या है, ये देखिए मैं इसमें तेज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखना कुछ है नहीं, ये तो सब मौखिक वाले क्वेश्चन है। आई नहीं बात समझ में? 1.6 को हम पढ़ाएंगे आराम से बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ही 1.6 और विविध प्रश्न होगी। चलो फिर a बराबर है 4, 8, 12 और फिर कितना है 16 है। b बराबर क्या है इसमें, 8, 4, 16, 18। अब देखो 4 है 4 है, 8 है 8 है, 12 16 है 16 है, यहाँ 12 है यहाँ 18 है, नहीं है, बराबर नहीं है। आई नहीं बात समझ में? तो a बराबर नहीं है किसके, b के। आई बात समझ में? क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर है। चलो फिर अब शुरू करते हैं तीसरा। तो स्टूडेंट्स अब शुरू करने जा रहे हैं हम तीसरा, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। देखो a बराबर है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर? आई नहीं बात समझ में? तो b बराबर है आपके पास क्या है, देखो ये लिखा है, ये तो किस रूप में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में बोलते हैं इसको, सूचीबद्ध रूप में। अब देखो यहाँ जैसा ऐसा लिखा हो ना, एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण में बोलते हैं, एक्स सच दैट। एक्स एक धन पूर्णांक है, एक्स एक धन पूर्णांक है, और जो x है वह छोटा है या इक्वल है किसके, देखो x जो है धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक क्या होते हैं आपके पास, धन पूर्णांक z प्लस क्या, 1, 2, 3, 4। आई नहीं बात समझ में? चलते चलते x एक धन पूर्णांक है, क्या समधन पूर्णांक है, सॉरी एक समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक क्या होंगे फिर, 2, 4, 6, 8। चलते चलते समधन पूर्णांकों का समुच्चय परिमित है या अपरिमित है, नीचे कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखो समधन पूर्णांक जो x है या तो 10 है, तो b बराबर, अब देखो b बराबर होगा क्या, क्या समधन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, एक तो होगा नहीं, विषम है, क्यों, 2 होगा पक्का, 4 होगा, क्यों, 6 होगा, 8 होगा। x जो है 10 के छोटा है और 10 के बराबर भी है,
और क्या है हमारे पास 10 भी है। आई नहीं बात समझ में? तो अब देखो 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए किसके बराबर हो गया, ए बराबर है किसके, बी के। आ रही नहीं बात समझ में? नोट कीजिए फिर इसको स्टूडेंट से बिल्कुल आराम से। चलिए फिर स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास चौथे का लास्ट। नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। नोट जितने नोट करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। अब सुनिए फिर, आपके पास ए बराबर है क्या है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है, संख्या 10 का गुणज है, ठीक है ना। और बी बराबर है हमारे पास, देखो तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 10 का गुणज। अभी अभी मैंने बताया था 10 का गुणज का मतलब होने के लिए क्या, जो 10 के पहाड़े में आ रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, 10 का गुणज बोलेंगे। तो क्या हो गया 10 20 30 40 50 चलते चलते पता नहीं कितने जो होंगे। बी बराबर हमारे पास क्या कह रहा है, 10 15 20 25। तुमको साफ लग गया होगा कि ए जो है वो है क्या, बी के बराबर नहीं है। आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझते रहो समझते रहो समझते रहो, और कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो सभी अपने साथियों को, ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहो। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। चलो फिर 5वें क्वेश्चन में, समान युग्मों का नहीं निम्नलिखित, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण बताइए। अब देखो सुनो फिर, 5वें का पहला मेरे को दिया गया है, पहला क्या दिया है, ए बराबर 2 और 3 मुझे बताना है, युग्म दिए हैं। एक बी बराबर मुझे क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स, सच दैट मतलब ये एक्स किस प्रकार का है, एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, एक हल है। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को क्या करता हूँ, हल करता हूँ। जैसे इसको हल करूंगा तो 6 के ऐसे गुणनखंड हैं जिनका धन करके 5 आए, तो क्या हो सकते हैं 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका धन करके 5 आए, 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 6 हो गया बराबर 0। तो x हो गया x प्लस 3 हो गया प्लस 2x प्लस कितना 3 बराबर 0। x प्लस 3 कॉमन आया, बच गया x प्लस 2 बराबर 0। एक तो x प्लस 3 बराबर 0 और एक x प्लस 2 बराबर 0, ये तो हमको आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो x बराबर -3 आया और x बराबर कितना आया -2। तो इसका मतलब जो ये b बना, क्या ये b ऐसा बना तुम्हारे पास, बना कि नहीं बना, ठीक है ना। तो क्या यह युग्म, युग्म का मतलब पेयर, पेयर का मतलब दो चीजें, क्या यह युग्म बराबर हैं, नहीं है। क्यों, यहां तो 2 3 है, यहां क्या है आपके पास -2 और कितना -3। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। तो यह था 5वें का पहला। लिखना चाहते हो तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। तो स्टूडेंट्स अब है 5वें नंबर का दूसरा पार्ट है। देखो दो युग्म, एक युग्म दिया है, युग्म मतलब 2 समुच्चय दिए हैं, समुच्चयों का युग्म मतलब 2 समुच्चय दिए हैं, मुझे बताने है कि ये समान है या नहीं है, ठीक है ना। तो सुनो फिर, मैंने आपको एक चीज बता रखी है। अब देखो इसका जब तुमने समुच्चय बनाया, क्या बना, FO, देखना ध्यान से, LLOW, बना नहीं बना, सुनना ध्यान से। पर देखो समुच्चय तो बना ये है, परंतु ये जो हुआ ना ये सुव्यवस्थित नहीं होगा। सुव्यवस्थित का मतलब, सुपरिभाषित का तो मतलब जो सबके लिए एक जैसा हो, सुव्यवस्थित का मतलब ना ये होगा, सुव्यवस्थित 2 बार नहीं आएंगे, एक ही बार चीज आएगी। आई नहीं बात समझ में? सुव्यवस्थित का मतलब ये हुआ। आई नहीं बात समझ में? ओ 2 बार नहीं आएगा, LL 2 बार नहीं आएगा। अब ऐसे ही ना जो ये B है ये कितना हो जाएगा, WOLF। अब सुनो ये FOOLLLWW, क्या ये एक जैसे हैं? हाँ। तो इसका मतलब क्या, ये वाला जो समुच्चय युग्म है वो क्या है हमारे पास, समान है। तो नोट कीजिए स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से, जितना प्यार उड़ेलना चाहते हैं सब प्यार उड़ेल दीजिए, ठीक है ना। तो रफ कर दूं, मिटा दूं। चलो क्वेश्चन नंबर आता है अब छठा, क्वेश्चन नंबर आता है छठा, क्वेश्चन छठा। देखो क्वेश्चन छठा क्या है, नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। चलो फिर सुनो फिर, A बराबर है 2 4 8 12, 2 4 8 12,
बी बराबर है कितना 1 2 3 4 ए बी, और फिर सी बराबर है कितना 4 8 12 और 14 है। डी बराबर है कितना 3 1 4 2 है। ई बराबर है आपके पास कितना -1 और 1 है। फिर है एफ बराबर क्या है आपके पास 0 ए है। जी बराबर क्या है आपके पास 1 -1 है। और h बराबर क्या है आपके पास 0 और 1 है। तो मुझे क्या बताना है, निम्नलिखित दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। सुनो फिर समान क्या है 2 4 8 12, इस एक का जैसा कहाँ है 2 4 8 12 कहीं है नहीं है, एक किसी के बराबर नहीं है, 2 4 8 12 कोई नहीं है, दो यहाँ ऐसा है 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो b जो है ना b 1 1 4 4 2 2 3 3 b a के बराबर है, नंबर 1 चीज तो ये आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना, b a के बराबर है, ठीक है ना, b a के बराबर, और b और ओ सॉरी b d के बराबर है, b d के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी b d के बराबर है, आई नहीं बात समझ में। अब सुनो 4 8 12 14 कहीं नहीं, 4 8 12 14, तो c किसी के बराबर नहीं है, d b के बराबर है, वो तो लिख दिया मैंने। 1 -1 कहीं है, हाँ है, क्या है e किसके बराबर है आपके पास g के बराबर है, और कहीं कोई बराबर है देखो नहीं है, h किसी के बराबर नहीं, f किसी के बराबर नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर को सिर्फ मेरे पास 2 बराबर आए, एक आया b d के बराबर और एक आया e किसके बराबर स्टूडेंट्स g के बराबर। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ी 1.2 में। अब सुनिए फिर आपके पास कोई भी डाउट हो, देखो 1.2 हल्की नहीं माननी भैया, 1.1 1.2 3 4 5 6 इन सब को इकट्ठा करके हमारे पास आएगी विविध, और जो विविध आएगी विविध में से ही आपके पास एयरफोर्स नेवी आर्मी एनडीए सब जगह वहीं से क्वेश्चन आते हैं। मेरा जो लक्ष्य है स्टूडेंट्स, आपको जब आप बार यहाँ से पास हो गए, मेरे वीडियो से मेरी कोचिंग से अगर आप बार पास हो गए, तो आपके हाथ में जब एयरफोर्स का या नेवी का पेपर हो तो उसमें 25 के 25 नंबर आपके, अगर मैथ्स से आते हैं तो 25 के 25 नंबर आपके होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप नीचे कमेंट करते रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास पर, बाय बाय।